मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। रोज की तरह कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले हम आज डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हमें देखना है वो है, एन एग्रेसिव पोस्चरिंग बाय नेपाल सजेस्ट दैट अ रीसेट इन इंडियाज़ पॉलिसी टुवर्ड्स नेपाल इज़ अर्जेंटली नीडेड टू अवॉइड द क्राइसिस, इलूसिडेट। नेपाल के आक्रामक रुख से पता चलता है कि इस संकट को टालने के लिए नेपाल के प्रति भारत की नीति में रीसेट की तत्काल ज़रूरत है, इसे स्पष्ट करें। बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है आज राकेश सूद जी का, बहुत ही एक्सेलेंट आर्टिकल है द हिंदू से, और इसको हम सॉल्व करने के लिए न केवल इस आर्टिकल को देखेंगे बल्कि इसको हम माइंड मैप के थ्रू सॉल्व करेंगे। और ये जो माइंड मैप है ये आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी आपके अपने चैनल t.me/civils तैयारी पर, तो आप वहाँ से इसको जो है पोस्टर के रूप में प्रिंट करके अपने सामने लगा सकते हैं, जिससे कि आपको सारे पॉइंट्स याद रहें। क्वेश्चन नंबर 2 आज हमें देखना है, पैंडमिक इज़ ए कॉलोसल चैलेंज बट इट मे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ टू क्रिएट डीपर एंगेजमेंट ऑफ इंडिया विद अफ्रीका। कमेंट। महामारी एक भारी चुनौती है, लेकिन यह अफ्रीका के साथ भारत के गहरे जुड़ाव को पैदा करने के अवसर पैदा कर सकता है। टिप्पणियाँ दें। तो ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल आया है आज इंडियन एक्सप्रेस में, और वहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये वाला पहला वाला द हिंदू से सॉल्व करेंगे, दूसरा वाला हम इंडियन एक्सप्रेस से सॉल्व करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस वाले का माइंड मैप मैंने अभी बनाया नहीं है, बट माइंड मैप मैं आज आपको 11 बजे तक शेयर कर दूंगी आपके अपने चैनल पर, जिससे कि आप जो है उसको भी याद कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और सारे एडिटोरियल्स को देखते हैं। जो भी आज इंपॉर्टेंट है सारे एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे और इन आंसर्स को अपने एडिटोरियल्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, हमारा जो पहला क्वेश्चन है जहाँ पर हम रीसेट की बात कर रहे हैं इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप में, उसको हम राकेश सूद जी के आर्टिकल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी मैं आपके लिए जो है इंडो नेपाल के आर्टिकल्स को डिस्कस कर चुकी हूँ और माइंड मैप भी दिए हैं, वहाँ से भी आप कुछ पॉइंट्स को उठा सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि सारे जो माइंड मैप्स हैं वो एक साथ रख करके आप अपना जो है एक होलिस्टिक अच्छा सा आंसर डेवलप करें, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग इशू है। तो बहुत सारे जो आर्टिकल्स इंडो नेपाल पर भी आएंगे, इंडो चाइना पर भी आएंगे। आपका टास्क ये है कि जो भी आर्टिकल्स डिस्कस होते हैं उनको आप एक लाइन से बनाते जाइए, या फिर आप जो है अपना वन नोट वगैरह में शेयर कर लीजिए, और जो आर्टिकल एडिशनल आता है उसको वहाँ पर ऐड करते जाइए, जिससे कि एट दी एंड आपके पास एक अच्छा मटेरियल प्रिपेयर हो जाए। फिर आपको जो पॉइंट चाहिए वो आप फिल्टर करके यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस वाले आर्टिकल को देख लेते हैं। सो गाइज़, ये आर्टिकल विदाउट एनी नॉनसेंस फर्स्ट लाइन से ही जो है आपका टारगेट पे हिट करता है, और आर्टिकल कहता है कि हमारे जो रिलेशंस हैं इंडिया और नेपाल के काफ़ी जो है पूरे हो चुके हैं इस वक्त। इमीडिएट प्रोग्रेशन का रीज़न ये है कि जो एक बहुत बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट थी काला पानी को लेकर के, उसी की वजह से उबाल आया है। अब काला पानी की अगर बात करें तो काला पानी को हम यहाँ की जगह एक मैप से देख लेते हैं कि काला पानी कहाँ लाई करता है, जिससे कि एक टेरिटोरियल जो आपका क्लैरिटी आ जाए, और उससे फिर आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इस पूरे आर्टिकल को। तो देखिए, ये आपका इंडिया का नक्शा मैप है, और ये जो दिया गया था आपको, ये बेसिकली जो है एक नेपालीज़ न्यूज़पेपर में आया था कि इंडिया का क्या मैप है और नेपाल का क्या मैप है। नेपाल ने अभी ये रिसेंटली मैप रिलीज़ किया है मई 20 को, और इंडिया ने ये मैप रिलीज़ किया था। ये 9th एडिशन है हमारे मैप का। पिछले साल जो है ये रिलीज़ हुआ था, नवंबर 2019 में ये रिलीज़ किया गया था। तो हमारा ये जो मैप है ये 2019 के नवंबर 2019 में ये रिलीज़ किया गया था। ये हिस्सा काला पानी है, और ये देखिए ट्राई जंक्शन सा है, ट्रायंगुलर एरिया है, और ये इंडिया की टेरिटरी में आता है। इंडिया के जो है ये उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड स्टेट में आता है। नेपाल की अगर आप बात करेंगे तो नेपाल ने भी काला पानी को अपनी टेरिटरी के रूप में दिखाया है। तो यही पूरा जो है डिस्प्यूट है, काला पानी को दोनों कंट्रीज़ अपनी अपनी टेरिटरीज़ में शो कर रही हैं। और अब देख लेते हैं कि एक्चुअली काला पानी किसको बिलोंग करता है। ये चीज़ अब हम देखेंगे। आपको जो है मैप वाइज क्लैरिटी आ गई होगी कि काला पानी है कहाँ पर। तो काला पानी की अगर आप बात करेंगे तो डिस्प्यूट रिलेटेड है ट्रीटी ऑफ सगौली से। ट्रीटी ऑफ सगौली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और हमारी जो नेपाल की राजा थे उनके बीच में साइन हुई थी 1816 में। ट्रीटी ऑफ सगौली ने ये बोला था कि इंडो नेपाल का जो बॉर्डर होगा वो काली रिवर पर लाई करेगा। काली रिवर के अगर हम बात करें वेस्ट में तो इंडिया लाई करेगा, और ईस्ट में जो है नेपाल लाई करेगा।
उस वक्त जो है काली रिवर का जो ओरिजिन है वो नहीं देखा गया था। फिर 1857 से में जो एक 1857 के आसपास एक सर्वे मैप जो है इशू किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इसने कुटी यांगटी को जो है लिम्पी धूरा के आसपास काली रिवर का ओरिजिन बताया था। बट 1879 में इन्होंने जो दोबारा जो ब्रिटिश सर्वे मैप इशू हुआ था उसने बताया कि हमने पहले मिस्टेक कर दी है, और एक्चुअल अलाइनमेंट इन्होंने चेंज करके लिपू गार्ड कर दिया था कि यहाँ से जो है आपकी काली रिवर ओरिजिनेट करती है। अगेन इसको जो है चेंज करके पांखा घाट किया गया था। फाइनली जो है नॉर्थ ईस्ट जो स्ट्रीम है वो काला पानी का ओरिजिन बताया, मतलब वो जो है काली रिवर का ओरिजिन बताया गया था। अब जो फाइनल जो है 1879 में जो मैप इशू किया गया था उस पर नेपाल के राजा ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था, और ये ज्यूम कर लिया गया था कि 1879 वाला जो मैप है वो सेटल्ड मैप है, और जो काली रिवर का ओरिजिन है उस मैप के अकॉर्डिंग वो काला पानी से थोड़ा सा आपका जस्ट काला पानी के जस्ट नीचे से लाई करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि काला पानी इंडियन टेरिटरी में आता है, और उस काला पानी के बियॉन्ड जो टेरिटरी है वो आपकी नेपाली टेरिटरी के अंदर आती है। अब नेपाल ने इस बाउंड्री को इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया था। मींस 1879 का जो मैप था इसको एक्सेप्ट कर लिया था नेपाल ने, और 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तब एज एन इंटरनेशनल बाउंड्री उसको ही एक्सेप्ट किया गया था। फिर आपका 1949 में माओइस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था चाइना में। चाइना के माओइस्ट रिवॉल्यूशन के तुरंत बाद तिब्बत को जो है चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था। अब जैसे ही तिब्बत को ऑक्यूपाई किया था चाइना ने, नेपाल को भी डर लगा, और नेपाल को भी ये एक थ्रेट था कि कहीं चाइना उसको भी ऑक्यूपाई ना कर ले। इसीलिए चाइना ने जो है इंडिया को इन्वाइट किया था कि वो 18 बॉर्डर पोस्ट नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पे जो है सेटअप कर दे। मतलब नेपाली टेरिटरी के अंदर हमने 18 जो है पोस्ट अपनी सेटअप की थी। वेस्टर्न मोस्ट जो पोस्ट थी वो टिंकर पास के पास थी। तो ये आपका काला पानी है, मान लीजिए अभी हमने मैप पे देखा था काला पानी यहाँ पर है, और ये यहाँ पे जो है ये पूरी नेपाली टेरिटरी के अंदर हमने जो है अपनी पोस्ट सेटअप की थी, और क्लोजेस्ट थी टिंकर पास। टिंकर पास आपकी काला पानी से के बियॉन्ड थी। ये ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर ईस्ट थी लिपू लेक के। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैप है वो दिया हुआ है, 8th और 9th एडिशन दोनों मैप का दिया हुआ है। तो ये आपका काला पानी का एरिया है, और हमने जो है इधर के एरिया में अपनी बॉर्डर पोस्ट एस्टैब्लिश करी थी, और यहाँ तक पूरा ये जो एरिया यहाँ पे हमने बॉर्डर पोस्ट 18 एस्टैब्लिश की थी। अब ये जो हमने बॉर्डर पोस्ट एस्टैब्लिश की थी, जो वेस्टर्न मोस्ट थी उसमें वो पोस्ट काफ़ी क्लोज थी काला पानी के। 1961 में किंग महेंद्रा ने विजिट किया बीजिंग को, और उन्होंने चाइना नेपाल बाउंड्री ट्रीटी साइन की थी, जिसने 0 पॉइंट को जो वेस्ट में 0 पॉइंट होता है उसको टिंकर पास के जस्ट नॉर्थ में बताया था। इसका मतलब ये हुआ कि टिंकर पास यहाँ पर है, आप ये सोचिए टिंकर पास यहाँ पर है, तो इस एरिया में अपना जो है बाउंड्री उन्होंने बताई थी। इसका मतलब काला पानी को अगेन उन्होंने इंडियन टेरिटरी के रूप में आइडेंटिफाई किया था, अपनी नेपाली टेरिटरी के रूप में आइडेंटिफाई नहीं किया था। सिमिलरली 1969 में इंडिया ने नेपाल की जो है संप्रभुता को रिस्पेक्ट करते हुए जब ये थ्रेट ख़त्म हो गई थी चाइना से, तो अपनी जो भी नेपाली टेरिटरी में अपनी पोस्ट थी सारी छोड़ दी थी, और वापस अपनी इंडियन टेरिटरी में हम आ गए थे। हमारा जो बेस कैंप है लिपू लेक के लिए वो काला पानी तक रहा था। तो हमारा जो बेस कैंप है लिपू लेक एरिया के लिए वो काला पानी में है। अब ये आपका जो है ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर वेस्ट है लिपू लेक से। हमारे रेस्पेक्टिव मैप में 1969 की हम बात कर रहे हैं, और 1979 की भी अगर हम बात करें तो हमारे जो रेस्पेक्टिव मैप हैं उनमें काला पानी को एज एन ओरिजिन ऑफ काली रिवर शो किया गया था, और काला पानी को एज ए बॉर्डर माना गया था नेपाल और इंडिया के बीच में। उस वक्त भी नेपाल ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। 1979 में इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस मैन कर रही है लिपू लेक को, और इन एक्चुअल जो है लोकल्स की लाइफ अनचेंज्ड है, क्योंकि ये ओपन बॉर्डर है और लोग आसानी से इधर उधर आते जाते हैं, क्रॉस करते रहते हैं। 1996 में एक ट्रीटी हुई थी, आई.के. गुजराल की बात होती है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, और कल जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि गुजराल जी के जो बात थी उसको आपको फॉलो करना है। तो क्या पूरा केस था, देखिए 1996 में ट्रीटी ऑफ महाकाली जो है साइन की हुई थी। काली रिवर को महाकाली रिवर भी कहा जाता है, और शारदा रिवर जो है डाउन स्ट्रीम में कहा जाता है। उसमें उस वक्त जो है पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ हाइडल प्रोजेक्ट बनाने के लिए ट्रीटी ऑफ महाकाली साइन की गई थी, और वहाँ पर उस ट्रीटी को साइन करते वक्त पहली बार काली रिवर के ओरिजिन के बारे में बात छिड़ी थी। मैटर को एक जॉइंट टेक्निकल लेवल बाउंड्री कमेटी के सामने रखा गया था, और इसने जो है 98% जो भी हमारी बॉर्डर था उसको आइडेंटिफाई कर दिया था, और 2 अनरिजॉल्व इश्यूज़ को छोड़ा था, काला पानी और सुस्ता।
अब ये जो है आपकी जॉइंट जो बाउंड्री कमीशन है 2008 में जो है ये डिसॉल्व कर दी गई थी। और इस कमीशन ने ये एग्री किया था कि मतलब सब्सिक्वेंटली इस कमीशन के डिसॉल्व करने के बाद ये एग्री किया गया था इंडिया और नेपाल के बीच में कि अब से काला पानी और सुस्ता को लेकर के जो भी टॉक्स होंगी वो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पर डिस्कशंस किए जाएंगे। उसके बाद मतलब ये डिस्कशन की सारी बात चल रही है, 2008 की बात है ये। उसकी ये डिस्कशन की इधर बात चल रही है, उधर इंडिया ने एक प्रोजेक्ट जो है शुरू कर दिया था, जहाँ पे हमने 80 किलोमीटर का जो ट्रैक है घाटी बागड़ से लीपू लेक को लेकर के वो हमने जो है पक्का बनाना या हार्ड टॉप रोड का कंस्ट्रक्शन हमने 2009 से बिगिन कर दिया था। और उस वक्त नेपाल ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। सर्वे ऑफ इंडिया का जो मैप है, नया पॉलिटिकल मैप, वो 8th एडिशन नवंबर 2019 में जो है इशू किया गया था। और ये इसलिए इशू करना पड़ा था क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस है वो चेंज हुआ था और दोनों को यूनियन टेरिटरी के रूप में दिखाया गया था। तो ये जो मैप इशू हुआ तब नेपाल ने पहली बार हमारे मैप पर प्रोटेस्ट जो है रजिस्टर किया था कि मैप ने बाउंड्री को चेंज कर दिया है इंडिया और नेपाल के बीच में। अगर हम बात तो दोबारा जो है 8 नवंबर को 9th एडिशन इशू हुआ और डिलीनेशन सेम रहा था, बस काली रिवर का जो नाम था वो डिलीट कर दिया गया था। तो इसीलिए नेपाल की तरफ से ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट आया था। तो ये जो 9th एडिशन है ये इशू नहीं करना चाहिए था, 8th एडिशन ही इशू करना चाहिए था। हमारा ये जो स्टैंड है वो चेंज नहीं होना था, हमें स्टैंड ये मेंटेन रखना था कि काली रिवर का ओरिजिन है वो काला पानी से ही बिगिन होता है। अब नेपाली नेशनलिज्म का एंगल देख लेते हैं। तो नेपाल इस वक्त इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? नेपाल ने पहले कभी इस इशू को नहीं उठाया और एज ए बॉर्डर जो है काला पानी को एक्सेप्ट किया था। फिर अब एकदम से ऐसा क्या चेंज हो गया जो नेपाल इस इशू को उठा रहा है? देखिए 2020 अप्रैल तक मिस्टर ओली की जो डोमेस्टिक सिचुएशन है वो वीकन हो रही है। नेपाल की अगर आप बात करेंगे तो नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर को एक गारंटी दी जाती है कि 2 साल तक उनके खिलाफ कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लगाया जा सकता। तो ये 2018 में जो है चुन के आए थे, 2020 में इनकी जो 2 साल की गारंटी थी वो ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर ओली के खिलाफ अब नो कॉन्फिडेंस मोशन परमिट किया जा सकता है। उसके बाद इनके अंदर जो इनके खिलाफ जो है रिसेंटमेंट बढ़ रहा है क्योंकि इनका जो परफॉर्मेंस स्टाइल है, गवर्नेंस स्टाइल है वो अच्छा नहीं है। कोविड-19 का जो पैंडमिक है इन्होंने अच्छे से हैंडल नहीं किया था, इसीलिए लोकल लोगों का गुस्सा ओली के खिलाफ बढ़ रहा है। उसके अलावा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने एक मूव जो है इम्पोज किया है जहां पर 1 मैन 1 पोस्ट रूल होगा, मतलब एक व्यक्ति एक ही पोस्ट होल्ड कर सकता है। तो इसका मतलब ओली को चूज़ करना पड़ेगा, वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं या एनसीपी के को चेयर बनना चाहते हैं। अब ये काला पानी का जो इशू है ये इसलिए ये जो है तब रेज़ किया गया था जब राजनाथ सिंह ने वर्चुअल इनॉग्रेशन किया था 80 किलोमीटर के रोड का, और इससे जो है मिस्टर ओली को एक पॉलिटिकल लाइफलाइन मिल गई है। तो जैसे हमने चाइना के केस में देखा था कि चाइना जो है अपनी इंटरनल पॉलिसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंडिया के कंधे पर रख के बंदूक चला रहा है, सेम चीज़ नेपाल कर रहा है। ऐसे में अगर हम अपने जनरल मनोज नरावने का जो स्टेटमेंट है उसको देखें तो वो थोड़ा सा इंसेंसिटिव था क्योंकि इंडिया के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो ऑनररी जनरल हैं नेपाली आर्मी के, और नेपाली आर्मी के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो ऑनररी जनरल हैं इंडिया की आर्मी के। तो हमारी काफ़ी ट्रेडिशनल टाइज़ हैं इंडियन आर्मीज़ के बीच में, इंडिया और नेपाली आर्मी के बीच में, तो ऐसे में उनको स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। खैर वो अलग बात हुई। अब हम वहाँ की पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। ओली की अगर हम बात करें तो ये इलेक्शन तब इसलिए जीते थे क्योंकि इन्होंने नेपाल का नेशनलिज्म कार्ड को खेला था, और इस कार्ड का जो फ्लिप साइड है वो एंटी इंडियनिज्म है। मतलब कोई भी अगर नेपाल का नेशनलिज्म का कार्ड खेलता है तो इनहेरेंटली वो इंडिया के खिलाफ जो है वक्तव्य करता है। अब ओली ने ये जब ये जीत कर आए थे तो ओली ने कहा था कि जो भी हमारी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको वो सॉल्व कर देंगे और जो भी नेपाली टेरिटरीज़ हैं वो इंडिया से वापस ले लेंगे। हमारे इंडिया के और नेपाल के बीच में काफ़ी लो पॉइंट तब आ गया था जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने ये जो है वक्तव्य दिया था कि इंडियन वायरस इज़ मोर लीथल देन चाइनीज़ और इटालियन वायरस। तो ये एक काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट हमारे जो टाइज़ हैं उनकी रफनेस को शो करता है। नया नेपाल ने एक मैप जो है इशू किया है मई 20 को, जिसको मई 22 को जो है नोटिफाई कर दिया गया था। मई 22 को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी प्रपोज किया गया था जिससे कि इसको जो है रेलेवेंट शेड्यूल के अंदर
डाला जा सके। ये जो नया मैप है ये 335 स्क्वायर किलोमीटर के में नेपाली टेरिटरी ऐड कर देता है। मींस ये नेपाल की जो ओरिजिनल टेरिटरी है उसमें 335 किलोमीटर और एडिशनली ऐड कर देता है। और ये वो टेरिटरी है जो नेपाल के पास पिछले 170 साल से कभी थी ही नहीं। ये पूरी टेरिटरी इंडिया की है। तो 335 स्क्वायर किलोमीटर की इंडियन टेरिटरी को नेपाल की मैप में दिखाना, ये नेपाल की तरफ से यूनिलेटरली जो हमारा बॉर्डर के वो है डायनामिक्स है उसको चेंज करने वाला एक किस्सा हो गया। तो ये है आपका पूरा कॉम्प्लेक्सिटी इंडिया और नेपाल के इशू की। अब फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। देखिए रिलेशनशिप्स में क्या बेसिक प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो रिलेशनशिप है 2015 से काफ़ी जो है ख़राब होने लगे थे, जब इंडिया को फालतू में ब्लेम किया गया था कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग में इंटरफेरेंस कर रहा है। उसके बाद इंडिया को जो है ब्लेम किया गया था कि हम अनऑफिशियल ब्लॉकेड जनरेट कर रहे हैं और हम इससे जो है इंडिया के खिलाफ एक माहौल बना दिया गया था कि जनरल पब्लिक जो है रिसेंट करने लगी थी इंडिया के खिलाफ। स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि तराई रीजन जो नेपाल का है वो इंडिया के साथ क्लोज टाइज शेयर करता है, जबकि जो पहाड़ी रीजन है वो इंडिया के साथ क्लोज टाइज शेयर नहीं करता। अब पहाड़ी एरियाज़ में तराई रीजन को मिक्स करके तराई लोग जो थे उनको कहीं ना कहीं माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया गया उनके अपने एरियाज़ में, इसीलिए वहाँ के लोग थोड़े रिसेंटेड थे। तो उनका जो रिसेंटमेंट था वो डायरेक्टली इंडिया के ऊपर जो है उसका ठीकरा फोड़ा गया, क्योंकि तराई रीजन हमारे इंडिया के साथ न केवल बॉर्डर शेयर करता है बल्कि कल्चरल टाइज भी शेयर करता है। तो ये रिसेंटमेंट तो 2015 में जो एक इंडिया के खिलाफ बातें जनरेट की गई थी उसने नेपाली जनता के अंदर रिसेंटमेंट खड़ा कर दिया था इंडिया के खिलाफ। नेपाली थिंकिंग में चाइना का जो कार्ड है उससे उनको एक लेवरेज मिल जाता है और वो इनका वर्जन है नॉन अलाइनमेंट का। तो नेपाल को लगता है कि नेपाल देखिए एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसको जो है और वो बहुत दो बड़े जो है बड़े बड़े कंट्रीज से घिरा हुआ है। ऐसे में नेपाल को ये लगता है कि अगर वो इंडिया को कंट्रोल करना चाहता है तो वो चाइना कार्ड खेल सकता है और चाइना को कंट्रोल करने के लिए वो इंडिया कार्ड खेल सकता है। तो सेम चीज़ नेपाल कर रहा है। पहले जब राजा का रूल था चाइना के अंदर नेपाल के अंदर, तब नेपाल के राजा बहुत ज़्यादा जो है क्लोज रिलेशनशिप चाइना से शेयर नहीं करते थे। अब जब से चाइना नेपाल में जो डेमोक्रेसी आई है तब से मोनार्की के एबॉलिशन के बाद चाइना की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ चाइना का जो एक पूरा सिनेरियो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर अटेंशन शिफ्ट करने लगा है। और उसके साथ साथ चाइना और नेपाल की आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस के बीच में भी बहुत सारी जो है क्लोजनेस देखी गई है। चाइना नेपाल के साथ एक एसर्टिव फॉरेन पॉलिसी को रखता है, जिससे कि नेपाल को यूज़ करके वो साउथ एशिया में अपने फुटप्रिंट्स को मजबूत कर सके। और दूसरी चीज़ क्या है, नेपाल को यूज़ करके वो लेवरेज करना चाहता है और इंडिया के ऊपर प्रेशर जो है टाइटन करना चाहता है। जैसा कि अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं, एक तरफ हमारी जो है LAC पर डिस्प्यूट चल रही है, LAC पर स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना के साथ, उधर से नेपाल ने अपना जो है प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया को प्रेशराइज करने की चाइनीज़ टैक्टिक है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि इंडिया ने बहुत लंबे टाइम से जो पॉलिटिकल नैरेटिव नेपाल के अंदर चल रहा था उसको बहुत लंबे टाइम इग्नोर कर दिया। इंडिया कंटेंटेड था कि हमारी जो क्वाइट डिप्लोमेसी है वो जो है नेपाली लीडर्स कुछ भी बोलें पर हमारी जो डिप्लोमेसी है वहाँ से हम एंटी इंडिया पोस्टर्स जो है ज़्यादा नहीं देखे जाएंगे। एक अप्रोच ऐसी थी जो दशकों पहले जो है नेपाल के अंदर शुरू हुई थी और उसको जो है धीरे धीरे हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। उनकी इंटरनल पॉलिसीज़ को मान करके हमने वहाँ पे इंडिया की जो इमेज है उसको सही करने की कोशिश नहीं की। बहुत ज़्यादा इग्नोर करने की वजह से ये हुआ कि नेपाल की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में डिस्टॉर्शन आ गए और उसके काफ़ी लॉन्ग टर्म नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अब हमें झेलने पड़ रहे हैं। इंडिया ने बहुत लंबे टाइम तक एक स्पेशल रिलेशनशिप इन्वोक करके रखा है नेपाल के साथ, क्योंकि हमारा कल्चर सिमिलर है, लैंग्वेज सिमिलर है और रिलीजन सिमिलर है, अपनी टाइज़ को नेपाल के साथ मजबूत बनाने के लिए। अब आज के टाइम में ये नेपाल के अंदर एक नेगेटिव कॉनोटेशन देता है। ये नेपाल को लगता है कि हम उनके साथ जो है पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड करते हैं, पिता जैसा व्यवहार करते हैं और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। नेपाल ये सोचता है कि इंडिया उसकी नीड्स के लिए इनसेंसिटिव है और नेपाल जो है इंडिया को बुली की तरह देखता है।
ये काफ़ी सरप्राइजिंग है क्योंकि 1950 में जो हमारी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई थी वहाँ पे नेपाली अथॉरिटीज़ ने जो है कंटिन्यू किया था इंडिया के साथ स्पेशल लिंक्स को फॉर्म करना, जो ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने डेवलप कर रखे थे। तो इसीलिए हमने जो है एक ओपन बॉर्डर रखे थे और नेपाल के सिटीजन्स को राइट टू वर्क दिया हुआ है, और ये हमारी अनइक्वल रिलेशनशिप को शो करता है। और इस अनइक्वल रिलेशनशिप में आप देखिए नेपाल को ज़्यादा फ़ायदा है, फिर भी नेपाल सोचता है कि हम इंडिया का इम्पोजिशन नेपाल के ऊपर कर रहे हैं। नेपाल की अथॉरिटीज़ ने काफ़ी स्टूडियसली इस इश्यू को अवॉइड किया है। कभी भी ओपन बॉर्डर के लिए वो इस बात पे तैयार नहीं होते हैं कि हम क्लोज़ कर दें बॉर्डर को, या इस बारे में कोई भी हमारे बायलैटरल टॉक्स नहीं होती हैं। सिमिलरली राइट टू वर्क का जो एक हमने स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है नेपालीज़ को, इस बारे में वो जो है बायलैटरल रिलेशनशिप में हमेशा बातों को अवॉइड करते हैं। बट नेपाल के जो लीडर्स हैं हमारे इन जो स्पेशल हमने अकोमोडेशन दिए हुए हैं उसके खिलाफ डोमेस्टिक जो है रिटॉरिक करते रहते हैं और जनता को भड़काते हैं। तो अर्जेंट नीड ये है कि हम इस रिटॉरिक को पॉज करें और टेरिटोरियल नेशनलिज्म की जो भी रिटॉरिक है उसको पॉज करके ग्राउंड वर्क करें, जिससे कि आप एक डायलॉग किया जा सके जहां पर दोनों साइड्स को सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए अपने अपने जो है इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स के टर्म्स में। और ये स्पेशल रिलेशनशिप का जो टर्म है इसको रीसेट करने की अब ज़रूरत है। अब हमें ये दिखाना होगा कि स्पेशल रिलेशनशिप जो है एक ग्रेटर, हम जो है एज ए जनरस पार्टनर के रूप में अब हमें रिलेशनशिप डेवलप करनी होगी। जब तक नेपाल कोई स्पेशल कंसेशन ना मांगे तब तक हमें जो है उसको स्पेशल रिलेशनशिप या कंसेशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके खिलाफ जो है नेपाल की जनता के अंदर ऑलरेडी रिसेंटमेंट है और वो सोचते हैं कि हम उनको बुली कर रहे हैं। तो ये जो हमने एक अनइक्वल रिलेशनशिप उनके साथ डेवलप किया हुआ है इसको चेंज करने का टाइम आ गया है। इंडिया एक नॉर्मल रिलेशनशिप जैसे बाकी कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है वैसा नेपाल के साथ शेयर कर सकता है, और कुछ जो है एडिशनल इनको जनरस पार्टनर के रूप में कुछ इनको कंसेशंस दे सकता है नेपाल के मांगने पर। खुद से कंसेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यही एक फाउंडेशन होगी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की 21st सेंचुरी में। हमें ये रियलाइज़ करना होगा कि नेपाल अपने आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्षम है, तो ऐसे में हमें उनको जो है कोई भी आर्म्स देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक नेपाल एक कोई स्पेशल कैटेगरी का रिलेशनशिप नहीं मांगता तब तक अगर हम उनको ना दें तभी हमारे रिलेशनशिप उनके साथ बेहतर बन पाएंगे। सो गाइज़, हम बात कर रहे थे रीसेट ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशनशिप। तो सबसे पहले देख लेते हैं इमीडिएट कॉज क्या है। इमीडिएट कॉज है लॉन्ग स्टैंडिंग टेरिटोरियल इशू विद कालापानी। कालापानी का इशू क्या है कि ये लीपू लेक पास के काफ़ी क्लोज है इंडो चाइना बॉर्डर पर, और ये अप्रूव पॉइंट है बॉर्डर ट्रेड के लिए, रूट के लिए, बॉर्डर ट्रेड के लिए। उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट रूट है कैलाश मानसरोवर यात्रा का। तो ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये ट्राई जंक्शन पर है नेपाल, चाइना और तिब्बत के बीच में, तो इसीलिए काफ़ी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो अभी जो है आपका काला पानी और मैप्स का रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो बाउंड्री जो इंडिया और नेपाल के बीच में है उसको सेटल किया गया था ट्रीटी ऑफ सगौली के द्वारा। काली रिवर जो है बाउंड्री के रूप में बताई गई थी। ओरिजिन ऑफ काली रिवर जो है डिस्प्यूटेड है। अर्ली जो ब्रिटिश सर्वे के मैप्स थे उन्होंने नॉर्थ वेस्ट के स्ट्रीम को जो है आइडेंटिफाई किया था एज एन ऑरिजिन। बाद में 1857 में और 1879 में इसको चेंज करके नॉर्थ ईस्ट स्ट्रीम्स को बता दिया गया था इसका काली रिवर का ऑरिजिन। मतलब ये जो ऑरिजिन है वो काला पानी के जस्ट नीचे लाई करता है। 1949 में जब चाइना का माओइस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था तो इंडिया ने सेटअप किए थे 18 बॉर्डर पोस्ट जो कि नेपाल के अंदर थे, और उन पोस्ट में सबसे वेस्टर्न मोस्ट पोस्ट थी टिंकर पास, वो भी आपका काला पानी से ईस्ट की साइड पे ही थी। 1961 की अगर बात करें तो किंग महिंद्रा ने बॉर्डर ट्रीटी साइन की थी बीजिंग के साथ। उसमें जो 0 पॉइंट डिफाइन किया गया था वो टिंकर पास के नॉर्थ में डिफाइन किया गया था। अगेन वो काला पानी से ईस्ट में ही था, तो इसका मतलब वो वेल विद इन नेपाली टेरिटरी था। 1969 में इंडिया ने जो है अपने बॉर्डर पोस्ट को हटा लिया था नेपाली टेरिटरी से, और अपना बेस कैंप जो है लीपू लेक का जो बेस कैंप है वो काला पानी पे रखा था। और अपनी रेस्पेक्टिव मैप्स में दोनों कंट्रीज़ ने काला पानी को जो है सोर्स बताया था काली रिवर का, और उस वक्त किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। अब ये प्रॉब्लम उठी है आपकी डायरेक्टली 1996 की ट्रीटी के बाद, जब जो इशू है काली रिवर का वो पहली बार रेस किया गया था। मैटर को उस वक्त जो है टेक्निकल लेवल बोर्ड बाउंड्री कमेटी के सामने रखा गया था। कमेटी ने आइडेंटिफाई कर दिया था 98% बॉर्डर को। 2 एरियाज जो है अनरिजॉल्व थे, काला पानी का और सुस्ता का, जिनको जो है ये डिसाइड किया गया था कि इनको फॉरेन सिक्योरिटी लेवल पे परस्यू किया जाएगा। बट फिर भी इंडिया ने एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था 80 किलोमीटर के ट्रैक को जो घाटी बागाड़ से है लीपू लेक के बीच में, उसको जो है पक्का बनाने का, और उस वक्त नेपाल ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था।
तो नेपाल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या रोल प्ले करती है? देखिए, नेपाल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अगर देखें तो नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है केवल 2 साल के भीतर ला सकते हैं इलेक्शन के। तो 2 साल का जो क्वेश्चन है वो एक्सपायर हो रहा है ओली का, और इसीलिए उनके खिलाफ जो है इंटरनल डिसकंटेंट भी बढ़ रहा है। ऐसे में उन्होंने जो है कोविड-19 का क्राइसिस इनेप्टली हैंडल भी किया है, और एनसीपी ने भी वन मैन वन पोस्ट का रूल जारी कर दिया है। तो ऐसे में उनको जो है एक अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए कार्ड चाहिए, और वो कार्ड है इंडिया का। तो इसीलिए इन्होंने जो नया टेरिटोरियल मैप है वो जारी किया है, और वो इलेक्शन खुद जीते थे नेपाली नेशनलिज्म के बेसिस पे, और उसकी फ्लिप साइड होती है इंडिया के खिलाफ बातें करना। तो जितना आप इंडिया के खिलाफ बातें करेंगे उतना आपकी पॉपुलैरिटी दोबारा गेन होने लगेगी। तो ओली वही कार्ड खेल रहे हैं और एंटी इंडिया कार्ड खेल रहे हैं, जिससे कि वो अपनी लॉस्ट पॉपुलैरिटी को बढ़ा सकें। जो नया टेरिटोरियल मैप है नेपाल का, उसने जो मई 20 को नोटिफाई किया गया है, उसमें 335 स्क्वायर किलोमीटर का वो एरिया नेपाली टेरिटरी में ऐड किया गया है, जो पिछले 170 साल में कभी भी नेपाली मैप में शो नहीं हुआ था। इंडिया की पॉलिसी का क्या फॉल्ट रहा है? इंडिया ने जो भी उसके खिलाफ रिटॉरिक चल रहा था नेपाल के अंदर, वो काफ़ी लंबे टाइम तक इग्नोर किया। दूसरी चीज़ ये है कि हम क्वाइट डिप्लोमेसी से कंटेंट थे, और हमने बायलैटरल लेवल पर ये इंडिया के खिलाफ जो भी नारेबाजी होती है या जो भी पॉलिटिकल बयानबाजी होती है उसको कभी भी परस्यू नहीं किया। फिर हमने जो है ओपन बॉर्डर और राइट टू वर्क दे दिया था। अब इसको जो है ऐसे पैटर्निस्टिक देखा गया नेपाल के द्वारा, इसको बुली की तरह रूप देखा गया नेपाल में, और इसीलिए हमने जो है अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया कि इसको बायलैटरली इशू को सॉल्व कर सकें, और एज एन इक्वल पार्टनर के रूप में नेपाल के साथ हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें। जैसे नॉर्मल 2 कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप होता है, वो हमें एस्टैब्लिश करना चाहिए था काफ़ी जल्दी, और वो हमने नहीं किया। उस वजह से ये है, इंडिया को भलाई करने के बाद भी बुराई मिल रही है। तो ये एक इंडिया की पॉलिसी, ये इंडिया का फॉल्ट रहा। अब चाइना का कार्ड क्या है? नेपाल जो है चाइना का कार्ड खेलता रहता है, इंडिया को कंट्रोल करने के लिए चाइना के साथ कोजी अप करके दिखाता है, और ये नेपाल का वर्जन है नॉन अलाइनमेंट का। चाइना खुद भी जो है ज़्यादा एजर्टिव फॉरेन पॉलिसी परस्यू कर रहा है, जिससे कि चाइना इंडिया के ऊपर नज़र रख सके और साउथ एशिया में अपने पैर ज़्यादा अच्छे से जमा सके। तो ये पूरा आपका इशू है। अब वे फॉरवर्ड क्या है? हमें क्या करना है कि हमें ग्राउंड वर्क जो है ले करना है, जिससे कि हम एक स्पेशल रिलेशनशिप के टर्म को रीसेट कर सकें, और हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है जनरस पार्टनर के रूप में, और जो भी हमने स्पेशल चीज़ें दी हुई हैं, ग्रांट की हुई हैं, उनको ख़त्म करना है, जिससे कि प्रॉपर्ली ये हमेशा के लिए कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो सके। सो गाइस, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि पैंडेमिक इज़ ए कॉलोसल चैलेंज बट इट मे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ टू डीपन इंडियाज एंगेजमेंट विद अफ्रीका। कमेंट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे अपने आइडियाज़ पेज से, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आया है। तो देख लेते हैं कि आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। देखिए, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया बहुत सारे अगर हम अफ्रीका से स्पेशली बात करें तो अफ्रीका के साथ इंडिया के बहुत क्लोज टाइज़ हैं, और ये क्लोज एसोसिएशन इसलिए है क्योंकि हमारा शेयर्ड कॉलोनियल पास्ट है। महात्मा गांधी के टाइम से ही हमने एक काफ़ी क्लोज बॉन्डिंग अफ्रीका के साथ शेयर की है। मनोहर पर्रिकर IDSA इंस्टीट्यूट को अफ्रीका डे होल्ड का जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होल्ड करनी थी, और इस साल कोविड-19 की वजह से ये सेलिब्रेशंस नहीं हो पाए थे। अफ्रीका की अगर बात करें तो अफ्रीका ऑलमोस्ट सोचिए थम सा गया है कोविड की वजह से। वर्ल्ड बैंक की अफ्रीका पल्स का जो कि एक बायएनुअल एनालिसिस है, उसने जो है एक मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक दिया था अफ्रीका का अप्रैल 9 को, और उस आउटलुक में ये बताया गया है कि कोविड-19 की वजह से सब सहारन रीजन में पहली बार 25 साल में रिसेशन आ रहा है। ग्रोथ 2.1% गिरे से जो है 5.1% के बीच में रहेगी, और ये आपकी पहले जो है प्री 2019 की अगर आप बात करेंगे तो ये 2.4 के आसपास रहती थी, अभी 2.1 के आसपास ये गिर रही है। अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में ये अकेली महामारी नहीं है जो अफ्रीका को त्रस्त कर रही है। अफ्रीका में अभी करंटली और भी एपिडेमिक्स चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल HIV का एपिडेमिक है वहाँ पर, मलेरिया का एपिडेमिक है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, माल नरिशमेंट, ये सारी चीज़ें और हेल्थ क्राइसिस को बढ़ा देती हैं अफ्रीका के अंदर। लार्ज नंबर ऑफ़ अफ्रीकन्स जो है हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करते हैं। उसके साथ साथ वहाँ के जो कॉमोडिटी प्राइसेस हैं वो बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, और इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट इकॉनमीज़ अफ्रीका की जैसे नाइजीरिया हो गया, ज़ाम्बिया हो गया और अंगोला, ये रिसेशन को फेस कर रही हैं। बहुत बेकार फाइनेंशियल कंडीशन है वहाँ के गवर्नमेंट्स की, इसीलिए गवर्नमेंट ने कोई भी मेजर स्टिमुलस अनाउंस नहीं किया है। पब्लिक डेट काफ़ी हाई है अफ्रीका के अंदर, और वर्ल्ड बैंक के अनुसार
सब सहारन अफ्रीका की अगर बात करें तो उसने जो है $3.58 बिलियन का जो है टोटल डेट सर्विसिंग की थी 2018 में। इसको अगर हम जीडीपी के टर्म्स में देखें तो ये ऑलमोस्ट 2.1% था उनके जीडीपी का। एक साथ मिलाकर के अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करेंगे तो अफ्रीकन कंट्रीज़ ने 100 बिलियन का रेस्क्यू पैकेज मांगा है वर्ल्ड बैंक से और 44 बिलियन का वेवर मांगा है इंटरेस्ट पेमेंट से। ये क्योंकि आईएमएफ की जो डेट थी उसकी सर्विसिंग ये नहीं कर पा रहे हैं। टोटल ये हुआ कि 25 में से जो 19 कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की, वो काफ़ी बुरी हालात इस वक्त फेस कर रही हैं। तो क्लियर है कि अगर उनको आउटसाइड सपोर्ट नहीं मिलेगा तो अफ्रीका जो है इस वक्त चैलेंजेस को मीट नहीं कर पाएगी। अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट बहुत रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में। यहाँ पे बहुत अच्छा इकोनॉमिक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। यूथफुल डेमोग्राफी है, इनके पास भी डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया की तरह। और ये टोटल एक ब्लॉक है 54 कंट्रीज़ का और इनमें जो है बहुत सारे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस भी एपरेंट हैं। रिसेंट ईयर में कुछ एक्स्ट्रा रीजनल इकोनॉमीज़ ने अपना एंगेजमेंट जो है अफ्रीका के साथ बढ़ाया है, जिससे कि वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर सकें अफ्रीका में। जैसे कि एनर्जी के एरिया में वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में। उनमें से सबसे प्रमुख है चाइना। चाइना का एंगेजमेंट अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ह्यूज है और शायद चाइना ने सबसे ज़्यादा पैसा अफ्रीका में लगाया है। चाइना का ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी प्रेडेटरी और एक्सप्लॉयटेटिव है। इसी के वेक में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि ज़ाम्बिया में अभी रिसेंटली 3 चाइनीज़ वर्कर्स का काफ़ी जो है ब्रूटली मर्डर किया गया है, क्योंकि वो ये एक जो अंडरलाइंग अंडर करंट है चाइनीज़ के खिलाफ उसको एक्सपोज करता है। चाइनीज़ जो है काफ़ी अगर हम बात करें न्यू कॉलोनियलिज्म उसकी पॉलिसी लगा रहे हैं वहाँ पर अफ्रीका में। ऑलमोस्ट वो ब्रिटिश इराज की याद दिला देते हैं। जब वेज हाइक के लिए जाम्बिया के लोगों ने जो है प्रोटेस्ट किया था, वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया था, तो वहाँ के जो फैक्ट्री ओनर्स थे चाइनीज़, उन्होंने शूटिंग कर दी थी और 11 जो है वर्कर्स मारे गए थे। उसके अलावा चाइनीज़ के बहुत सारे नेशनल्स, ऑलमोस्ट चाइना के बहुत सारे नेशनल्स जाम्बिया, नाइजीरिया वगैरह में रहते हैं और वो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन के साथ compete करते हैं रोड साइड स्टॉल्स लगा करके, फिर सेकेंड हैंड कपड़ों को बेच करके, बर्तनों को बेच करके। तो एकदम जो लोअर रंग है उसके साथ इनका कंपटीशन बढ़ता है। इसीलिए अफ्रीका के अंदर चाइनीज़ को अच्छी तरीके से, अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। उसके अलावा चाइना की जो डेट डिप्लोमेसी है, जहाँ पे हम्बन टोटा का जो पोर्ट है, जिस तरह से उन्होंने 99 ईयर्स के लिए लीज़ पर लिया है, उसी तरह से अफ्रीका को डर है कि अगर वो अपनी डेट नहीं सर्विस कर पाता है चाइना को, तो चाइना जो है उनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स को ऑक्यूपाई कर सकता है। सिमिलरली अगर ज़ाम्बिया की बात करें तो ज़ाम्बिया में 2 बड़े बड़े स्टेडियम्स जो है चाइना ने बनाए थे। ये स्टेडियम वाइट एलिफेंट की तरह हैं, सफ़ेद हाथी की तरह हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई खेलता नहीं है, पर इसकी डेट सर्विसिंग करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिसेंटमेंट बढ़ रहा है चाइनीज़ के खिलाफ। ऐसे में अगर हम बात करें चाइना के प्रोजेक्ट्स की, तो चाइना ने का जो एक इम्पॉर्टेंट चाइना का जो एंगेजमेंट बढ़ा है, उसका रीज़न था कि चाइना ने 1860 किलोमीटर्स लंबा तंजानिया ज़ाम्बिया रेलवे लाइन बनाई थी 1975 में। उसके अलावा एडिस अबाबा, जिबूती और मोम्बासा नैरोबी लाइंस को भी अभी रिसेंटली बनाया था। तो ये जो लाइन है तंजानिया ज़ाम्बिया रेलवे लाइन, ये एक ऐसी जो है इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग थी जिसने चाइना के पैर तेज़ी से जमा दिए थे अफ्रीका में, और अफ्रीका के लोग बहुत फॉन्डली चाइना को देखते थे, एज ए हेल्प के रूप में देखते थे। बट अब कंडीशंस चाइना के खिलाफ जो है बढ़ रही हैं और चाइनीज़ को इतना ज़्यादा वहाँ पसंद नहीं किया जा रहा है। चाइना अभी फ़िलहाल कोशिश कर रहा है कि वो ईस्ट अफ्रीकन मास्टर रेलवे प्लान को डेवलप करे। इसने अभी ट्रांस मगरेब हाईवे को भी डेवलप किया है, माम्बिला हाइड्रो पावर प्लांट को डेवलप किया है नाइजीरिया में, वाल्विस वे कंटेनर टर्मिनल को जो है डेवलप किया है विंडोक में, और कोला कवाका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को डेवलप किया है अंगोला में। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे चाइना अफ्रीका कॉपरेशन की, COCAC जिसका नाम है, उसने 60 बिलियन का डेवलपमेंट असिस्टेंस दिया है अफ्रीका को। उसके अलावा चाइना अपने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के थ्रू $1 बिलियन जो है फंड दे रहा है अफ्रीका के अंदर। बट चाइना की जो एक फॉलोअप थी अभी फ़िलहाल कोविड के वेक में अगर हम बात करें, तो चाइना ने एक हेल्थ सेक्टर डिप्लोमेसी करने की कोशिश की थी, PPE किट्स वगैरह प्रोवाइड करके और जो आपकी टेस्टिंग किट्स थी वो प्रोवाइड करके। बट इसकी इमेज बहुत ज़्यादा टार्निश हो गई थी, क्योंकि इन्होंने जो अफ्रीका को PPE गियर्स दिए थे वो डिफेक्टिव थे और काफ़ी ज़्यादा टेस्ट भी इनके फेल हुए थे।
उसके अलावा डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर किया गया था अफ्रीकन के खिलाफ ग्वांगझू में, और जिससे एक बहुत बड़ा जो है डिप्लोमेटिक रो क्रिएट हो गया है। और चाइनीज़ को फिलहाल अफ्रीकन्स काफ़ी ज़्यादा शंका की दृष्टि से देख रहे हैं, अच्छी नज़रों से नहीं देख रहे हैं। अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो बाकी कंट्रीज़ में जापान का इंगेजमेंट भी चाइना के साथ रहा है। फॉर एग्जांपल जापान ने 7th टोक्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट ये कंडक्ट कराया था अगस्त 2019 में। सिमिलरली रशिया ने अब इंगेज करना शुरू किया है अफ्रीका के साथ, और इसने पहला रशिया अफ्रीका समिट कराया था पिछले साल। ब्राज़ील जो कि एक बड़ी पॉपुलेशन को होस्ट करता है अफ्रीकन्स की, उसने भी यहाँ पे टाइज जो है क्लोज़ करने की कोशिश की हैं, और क्यूबा ने मेडिकल टीम्स भेजी थी अफ्रीका को हेल्प करने के लिए। अब इंडिया का क्या एंगेजमेंट है, क्योंकि हमें जो है इंडिया के टर्म्स में चीज़ें देखनी हैं। इंडिया बहुत अच्छे से एंगेज करता है, इंडिया का भी काफ़ी डीप एंगेजमेंट है, बट उतना डीप नहीं है जितना चाइना का है। इंडिया की अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने के बाद इंडिया और अफ्रीका के जो एसोसिएशन है काफ़ी ज़्यादा डीपन हो गए हैं। इंडिया की टाइज़ जो है अफ्रीका के साथ 2018 के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखी गई हैं। इंडिया अफ्रीका की ट्रेड जो है 62 बिलियन रीच हुई थी इस 2018 में। अगर आप इसको 2009-10 से कंपेयर करेंगे तो 2009-10 के ऑलमोस्ट डबल है, क्योंकि 9-10 में 39 बिलियन डॉलर्स की जो है हमारी ट्रेड थी। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट रेसिपिएंट है इंडिया का लाइन ऑफ क्रेडिट का, LOC। ये आपका साउथ ईस्ट एशियन के एशिया जो है सबसे लार्जेस्ट हमारा रेसिपिएंट है, और सेकेंड लार्जेस्ट रेसिपिएंट हमारा अफ्रीका है। यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 10 बिलियन डॉलर्स की जो है लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था, जिससे कि हम 100 प्रोजेक्ट्स को 41 कंट्रीज़ में फ़ंड कर सकें। हमारी टाइज काफ़ी बूस्ट हुई थी इंडियन अफ्रीकन फोरम समिट जो 2015 में सेटअप हुआ था, उसके बाद 40% जो भी हमारी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग स्लॉट्स हैं ITEC प्रोग्राम के अंदर, उनको अफ्रीका के लिए रिजर्व किया गया है ट्रेडिशनली। तो ये भी आपको याद रखना है कि हमारा क्या एंगेजमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका मैं माइंड मैप भी आपको दे दूँगी। ऑलमोस्ट 6000 इंडियन सोल्जर्स को डिप्लॉय किया जाता है UN पीस कीपिंग मिशन में। सबसे ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स पोस्टेड हैं UN की पीस कीपिंग मिशन में, और वो अपनी जान की बाजी खेल करके वहाँ के लोगों की जान बचाते हैं। तो ये चीज़ वहाँ के जो लोकल पॉपुलेस है उससे छिपी हुई नहीं है, और इसीलिए वो इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट की नज़रों से देखते हैं। अगर बायलेटरल कॉपरेशन की बात करें तो हमारा बायलेटरल कॉपरेशन है सोलर एनर्जी के सेक्टर में, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंडिया काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, साइबर सिक्योरिटी में इंडिया सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी इंडिया जो है काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। डिज़ास्टर रिलीफ आपको याद भी होगा, अभी रिसेंटली साइक्लोन आया था तो इंडिया ने जो है डिज़ास्टर रिलीफ के लिए अपने नेवल शिप्स को भेजा था। ऑपरेशन का नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को हम कंडक्ट कराते रहते हैं, और हमारी जॉइंट एक्सरसाइजेज भी होती हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है अफ्रीकन कंट्रीज़ को। इंडिया ने और भी इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं जिससे कि हमारी एक क्लोज टाइज अफ्रीका के साथ डेवलप हो। फॉर एग्जांपल हमने पहला इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव जो है चालू किया था 2020 के डिफेंस एक्सपो में। उसके अलावा इंडिया 50,000 स्टूडेंट्स को हर साल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इंडिया का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा बहुत पुराने टाइम से ही अफ्रीका के अंदर रहता है, और ये एक बहुत मेजर एसेट है। इंडिया ने प्लान किया था कि हम 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट को होस्ट करेंगे सितंबर 2020 में, बट अब ये क्वेश्चनेबल हो गया है क्योंकि कोविड-19 का पैंडेमिक चालू है। इंडिया ने ऑलरेडी मेडिकल असिस्टेंस दी है 25 अफ्रीकन कंट्रीज़ को, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टेलीफोनिक बात की थी प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा से, जो कि अभी चेयरपर्सन है अफ्रीकन यूनियन के, और सेपरेटली बाकियों से भी बात की थी, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा से बात की थी और इथोपिया के प्रेसिडेंट से भी बात की थी। सिमिलरली हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने भी रीच आउट किया था अपने काउंटर पार्ट से, जिससे कि वो अफ्रीका को इंडिया के सपोर्ट की याद दिला सकें। इंडिया जो है अब क्या कर सकती है, वे फॉरवर्ड क्या है, हम किस तरह से अपनी टाइज को डीपन कर सकते हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया जहाँ पे हम जो है इंडिया अफ्रीका की बात करेंगे। बॉडी में हम हमारी क्या क्या एंगेजमेंट हैं उनको दिखाएंगे, साथ साथ हम बाकी कंट्रीज़ का भी एंगेजमेंट दिखाएंगे, स्पेसिफिकली चाइना की एंगेजमेंट की बात करेंगे, और कंक्लूजन में हम वे फॉरवर्ड बताएंगे किस तरह से हम और ज़्यादा डीपन कर सकते हैं अपनी टाइज को। तो वे फॉरवर्ड क्या होगा, इंडिया बहुत सारी चीज़ों को कर सकती है। फॉर एग्जांपल इंडिया सीरीज़ ऑफ वर्चुअल समिट्स करा सकती है जोनल ग्रुप्स में अफ्रीकन लीडर्स के साथ, जिससे कि हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड
कर सकें कोऑपरेटिव रिस्पांस का पैंडेमिक के लिए, और जो कि एक्चुअल समिट फ्यूचर में कोई एक्चुअल समिट होगी तो उसका प्रीकर्सर के रूप में काम करेगा। दूसरी चीज़ है कि हम बहुत सारे आइडियाज़ को पुश कर सकते हैं। पहली चीज़, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑलरेडी एक्सटेंड कर रहा है EITEC कोर्स कोविड-19 के पैंडेमिक पे, जो कि प्रिवेंशन और मैनेजमेंट गाइडलाइंस देगा हेल्थ केयर वर्कर प्रोफेशनल्स को। तो ये हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया जा सकता है अफ्रीका के अंदर। उसके अलावा हम आरोग्य सेतु ऐप और ग्राम स्वराज ऐप को रूरल एरियाज़ में दे सकते हैं अफ्रीका को। इनका हम सोर्स कोड इनके साथ शेयर कर सकते हैं, या इस तरह की ऐप्स इनके लिए बना के दे सकते हैं, जिससे कि अफ्रीका टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और अपने जो रीजनल चैलेंजेस हैं उनको मीट कर सकें। सिमिलरली अफ्रीकन स्टूडेंट्स जो इंडिया में पढ़ रहे थे उनका जो है एकेडमिक लॉस हुआ है। ऐसे में हम विद्या भारती जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसको अफ्रीका के अंदर भी एक्सपैंड कर सकते हैं, जिससे कि अफ्रीकन स्टूडेंट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी का फ़ायदा उठा करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस वक्त। वो हमने देखा भी था कि लोकस्ट का क्राइसिस काफ़ी जो है भयंकर है इस साल, और ये सबसे जो वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं वो हैं सोमालिया, इथोपिया, जहाँ पे हमने देखा था 2 दिन पहले के लेक्चर में कि इथोपिया का एक बहुत बड़ा जो पार्ट है, बहुत सारे जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो गए हैं। तो हम जो है अपना कोलैबोरेशन कर सकते हैं फूड क्राइसिस के एरिया में। हम फूड सिक्योरिटी उनको फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा हम इंसेक्टिसाइड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, और अपनी क्या डीलिंग स्ट्रैटेजी है लोकस्ट से डील करने की उनको भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि अफ्रीका भी अपने लोकस्ट के चैलेंज से मीट कर सके। हम एक नया फ़ंड क्रिएट कर सकते हैं अफ्रीका के लिए, जिससे कि हम ग्रांट इन एड असिस्टेंस दे सकें करंट प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे। इसमें क्या हो सकता है कि हम नए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में जो है ग्रांट इन एड दे सकते हैं, जो कि इंडियन एंटरप्रेन्योर के द्वारा जो है प्रोजेक्ट्स सेटअप किए जा रहे हों फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में अफ्रीका के अंदर, जिससे कि अफ्रीका का फार्मास्यूटिकल सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो सके और हेल्थ केयर सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग हो सके। इंडिया और जापान दोनों कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं अफ्रीका में पार्टनरशिप फोर्ज करने में। कोविड-19 के क्राइसिस ने हमें नज किया है कि हम कुछ कंट्रीज़ जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं वो एंगेज कर सकें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। फॉर एग्जांपल क्वाड प्लस की बात है, क्वाड प्लस की अगर बात करें तो यहाँ पर USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने बाकी कंट्रीज़ के साथ एंगेज करना शुरू किया है, जैसे कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड, इजराइल और ब्राज़ील, जिससे कि हम कॉपरेशन कर सकें, जिससे कि हम इंडो पैसिफिक को में एक फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसमें हम क्वाड प्लस में और भी कंट्रीज़ को अफ्रीका रीजन से एसोसिएट कर सकते हैं, और जिससे कि पूरा इंडो पैसिफिक का जो रीजन है वो सेफगार्ड किया जा सके और इनका भी बेहतर एंगेजमेंट हो सके। इंडो पैसिफिक एक का जो मैरीटाइम स्पेस है उसमें इंडियन ओशन के स्पेस में अफ्रीका भी उस इंडियन ओशन के स्पेस को शेयर करता है। तो ये ज़रूरी है कि हम अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी अपने साथ अभी से ही मिला लें, अदरवाइज़ चाइना है कि उनके साथ जो है फिर से एंगेजमेंट कर सकती है। तो चाइना को हमें अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है। ऐसे में हमारा जितना एंगेजमेंट अफ्रीका से बढ़ेगा उतना ही हम चाइना को कॉर्नर कर पाएंगे। पैंडेमिक एक कॉलोजल चैलेंज है, बट इसने हमारे लिए फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं, जिससे कि हम अफ्रीका के साथ क्लोज आ सकें और एक बेहतर और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पार्टनरशिप इनके साथ डेवलप कर सकें। तो नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखना है एक्सपोर्ट ब्लॉक्स। अभी देखिए जो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुआ था वहाँ पे जो है मेजर फोकस था कि मर्केंडाइज का जो भी हमारी इकोनॉमी को रिस्टार्ट किया जाए। ऐसे में बहुत सारी लिक्विडिटी बूस्ट देने की कोशिश की गई है। अगर हम अब एक्सपोर्ट की बात करें तो एक फीचर ये था हमारे पूरे स्टिमुलस पैकेज में कि हमने एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए कोई भी स्टिमुलस नहीं दिया है। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो 60% हमारा जो एक्सपोर्ट कोलैप्स हुआ है और इम्पोर्ट भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। टोटल इंडिया का जो 30 बड़े एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने जो है उनकी जो पॉजिटिव ग्रोथ क्लॉक हुई थी उनमें से अभी फ़िलहाल केवल 2 सेक्टर्स हैं, आयरन ओर और फार्मास्यूटिकल्स, जिन्होंने ग्रोथ दोबारा दर्ज की है। शार्प ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से गिरे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा वैल्यू के टर्म्स से हमारा इंपोर्ट्स नहीं जो है चेंज हुआ है, बट फिर भी जो हमारा कोलैप्स है एक्सपोर्ट का ये काफ़ी जो है ये काफ़ी जो है डराने वाली बात है। अब देखिए ये इसमें कोई भी सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हमें पता था लॉकडाउन हुआ है, ऐसे में सप्लाई चेन्स जो है ग्लोबली डिसरप्ट हुई हैं। इंडिया का एक्सपोर्ट ऑलरेडी अब कोविड से पहले भी हमारा जो एक्सपोर्ट है काफ़ी तेज़ी से गिर रहा था। गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक स्टिमुलस प्रोवाइड किया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमने एक्सपोर्टर्स को नहीं दिया है।
कोई भी एक्सप्लिसिट जो है इनको सपोर्ट ऑफर नहीं किया गया है। रिजर्व बैंक ने 22 मई को कुछ मेजर्स अनवील किए हैं। फॉर एग्जांपल 15,000 करोड़ का लिक्विडिटी फैसिलिटी दी है एग्जिम बैंक को, और इसमें जो है 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है इम्पोर्टर्स को, जिससे कि वो अपने आउटवर्ड रेमिटेंसेस को कंप्लीट कर सकें। एक्सपोर्टर्स के लिए मैक्सिमम परमिसिबल क्रेडिट पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है 12 महीने से 15 महीने तक, और डिसबर्समेंट जो है 31 जुलाई तक जो भी की गई थी उस बारे में ये एक्सटेंशन दिया गया है। अब 3 महीने का जो क्रेडिट एक्सटेंशन है एक्सपोर्टर के लिए वो कोई नया मेजर नहीं है, वो ऑलरेडी अनाउंस हो गया था 23 मार्च को। एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें तो ये एक एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल हो गया, गारमेंट हो गया, इनका जो एक्सपोर्ट है वो 16% तक गिरा है जनवरी से मार्च के बीच में, और 91% गिरा है अप्रैल में। तो इससे जो है हमारी लाइवलीहुड्स पे और हमारी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह से WTO एक्सपेक्ट करता है कि ट्रेड फ्लो जो है और स्लिप होंगे, ऑलमोस्ट 32% जो है स्लिप हो जाएंगे 2020 में। तो ये और ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि हमारे जो ट्रेड है मेडिकल और फूड सप्लाईज़ में उनमें जो है ट्रेड बैरियर्स इम्पोज कर दिए गए 90 कंट्रीज़ के द्वारा, और सभी कंट्रीज़ इन्वर्ट लुक कर रही हैं अपनी एसेंशियल सप्लाईज़ के लिए। जैसे इंडिया जो है एक्सपोर्ट का सब्सटीट्यूशन कर रही है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कर रही है, वैसे बाकी कंट्रीज़ भी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करने की कोशिश कर रही हैं। तो हम अभी जो सप्लाईज़ कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल्स में ये भी गिर सकती है, और इससे क्या होगा कि हमारे इंपोर्ट्स और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो अभी हम जो है काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हाँ अभी हम काफ़ी जो है कोशिश कर रहे हैं, पैकेजेस दे रहे हैं जिससे कि फॉरेन कंपनीज आकर के इंडिया के अंदर डेवलप करें। बट ये एक लॉन्ग टर्म जो है चीज़ होती है, और इसको इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया के अंदर आने में, फिर उनको अपना जो है रिजल्ट शो करने में एक लॉन्ग टर्म मतलब 3 से 5 साल लग जाएंगे। ऐसे में हमें एक्सपोर्टर्स को जो है भी बढ़ावा देना चाहिए, उनको भी स्टिमुलस पैकेजेस देने चाहिए, जिससे कि हम डिमांड को रिवाइव कर सकें और इंटरनेशनल ट्रेड को दोबारा से पटरी पर ला सकें। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है ब्रूइंग स्टॉर्म। तो कल जो है ट्रंप ने जो है 2 फेक न्यूज़ को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था, और ट्विटर ने तुरंत इनको फ्लैग करके जो एक फैक्ट चेक वाली वेबसाइट्स को शो किया था, जहां पर ये बताया गया था कि जो भी ट्वीट्स हैं ये दोनों ये फेक न्यूज़ हैं। तो जैसे ही ट्विटर ने ये किया, तुरंत प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्विटर के खिलाफ ही जो है मोर्चा खोल दिया था, और ट्विटर को जो है धमकी दी थी कि वो इसको जो है मैनेज करने की कोशिश करेंगे, शट डाउन भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये जो पूरा प्रोग्नोसिस है ये बताती है कि सोशल मीडिया को यूज़ करके लोग इंसिडेंटरी पॉलिटिक्स कर रहे हैं वर्ल्ड ओवर, और कहीं ना कहीं ये जो सेंट्रलाइज्ड और अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको डेमोक्रेटाइजिंग जो है पहले टर्म दिया गया था, ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट कर रहे हैं। फेक न्यूज़ वगैरह को फैलाने में काफ़ी ज़्यादा ये इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। उसके अलावा इनके ऊपर जो है डेमोक्रेसी के प्रोसेस को डिसरप्ट करने का भी इल्ज़ाम इनके ऊपर लगता रहा है। फिर इनका जो है इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि ये जेनोसाइड्स के ऊपर इनका एक रोल रहता है। इलेक्शन रिगिंग के ऊपर जो है इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता रहता है। सोशल मीडिया का मिसयूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, ये चीज़ हम कई बार देख चुके हैं। पर इनको जो है रेगुलेशन करने की जो अटेम्प्ट्स हैं वो काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, और काफ़ी टाइम से बहुत सारी कंट्रीज़ में अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज़ ये एक धीरे धीरे कंसेंसस आता जा रहा है कि जो सोशल मीडिया फर्म्स हैं उनको अब रेगुलेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यूएस की बात करें तो यूएस में दोनों मतलब रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों ही इस एक चीज़ पे कन्वर्ज करते हैं कि गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल ये सारी चीज़ों की वजह से कंसर्न्स हैं प्राइवेसी को लेकर के, डेटा मिसयूज़ को लेकर के, पॉलिटिकल बायस को लेकर के, मोनोपोली बिहेवियर ये शो करते हैं, टैक्स अवॉइड करते हैं, और नेशनल सिक्योरिटी में ये खतरा पैदा करते हैं। सिमिलरली रिपब्लिकन्स ये बिलीव करते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है ये एंटी कंजर्वेटिव है, और डेमोक्रेटिक्स ये बिलीव करते हैं कि इनको मैनिपुलेट किया जाता है एनिमी नेशंस के द्वारा। फेसबुक ने एक अटेम्प्ट किया था अपनी डिजिटल करेंसी लिब्रा को लॉन्च करने का, जिसने तुरंत जो है बाकी नेशंस के द्वारा लिब्रा के ऊपर सोवरेनिटी कंसर्न्स जो है खड़े कर दिए थे, और अल्टीमेटली फेसबुक को ये ड्रॉप करना पड़ा था आइडिया। सिमिलरली इसको जो है 5 बिलियन का फ़ाइन देना पड़ा था जब कैम्ब्रिज एनालिटिका की कंट्रोवर्सी हुई थी। ये कंपनीज जो है इनकी ग्लोबल प्रेजेंस है, और ये गवर्नमेंट्स के ऊपर रह करके बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्टिंग कर लेते हैं। आज के टाइम में इनके पास इतना ज़्यादा डेटा है कि ये
गवर्नमेंट के साथ बैठ करके नेगोशिएटिंग टेबल पर नेगोशिएट कर सकते हैं। अब ज़रूर इनमें जो है कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, कुछ रेगुलेशन की ज़रूरत है, बट ये अपने आप में एक मतलब आयरनी होगी कि यहाँ इनके ऊपर जो रेगुलेशन का ट्रिगर है वो एक सोशल वो तब आ रहा है जब एक स्टेट के जो है काफ़ी पावरफुल लीडर ने फेक न्यूज़ को ट्वीट किया है, तब इनके खिलाफ जो है रेगुलेट करने की बात की जा रही है। तो ये अपने आप में एक अगर आप बोलें तो आयरनी ही है, और सोशल मीडिया को रेगुलेट करना आज नेसेसिटी है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट भी होती रहती हैं। स्पेसिफिक जो कंसर्न्स हैं वो प्राइवेसी को लेकर हैं, डेटा मिसयूज़ को लेकर है, डेटा लीक्स और डेटा ब्रीचेस को लेकर है। तो ये कंसर्न्स को एड्रेस करना ज़रूरी है, बट इन कंसर्न्स को सिर्फ इसलिए एड्रेस करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको जो है किसी पर्टिकुलर कंपनी ने आपके फेक न्यूज़ को फ्लैग कर दिया है। तो इस वजह से ये रिफॉर्म्स नहीं आने चाहिए, बल्कि जेन्युइन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर के रिफॉर्म्स आने चाहिए। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है फ्रॉम ए स्टैंड ऑफ टू स्टेलमेट। तो ये जो यहाँ पे जो है इंडो चाइना की बात की गई है। इंडो चाइना पर हम काफ़ी डिटेल में डिस्कशंस कर चुके हैं। बहुत जल्दी इस आर्टिकल में क्या एक्स्ट्रा है वो देख लेते हैं। बैकग्राउंड हमें पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो एक अभी फ़िलहाल स्टैंड ऑफ चल रहा है, उसका रीज़न है कि इंडिया ने एक कंस्ट्रक्शन किया था रोड का, दौलत बेग ओल्डी रोड, जो कि गालवान वैली में है। तो इसका नाम आपको याद रखना है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख लेते हैं कि एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो क्या है। तो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जब भी इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी मतलब LAC को लेकर के विवाद आता है, तो लोकल कमांडर के बीच में जो है बातचीत होती है, और उसके अलावा हॉटलाइंस वगैरह भी इस्टेब्लिश की गई हैं, जिससे कि कंट्रीज़ जो कमांडर्स हैं वो आपस में बात कर सकें। कंस्ट्रक्शन वर्क जो है, अगर इंडिया और चाइना की बात करें तो इंडिया और चाइना ने एग्री किया था कि दोनों कंट्रीज़ को म्यूचुअल जो है हक है म्यूचुअल प्रोटेक्शन करने का अपनी अपनी टेरिटरीज़ को। अब LAC पे जो रोड कंस्ट्रक्शन की बात थी वो हम पहले ही एक दूसरे को बताते हैं कि कौन सा रोड कंस्ट्रक्ट हम करने जा रहे हैं। तो इंडिया ने जब DBO रोड की बात हो रही है, कंस्ट्रक्ट करने से पहले चाइना को वेल इन एडवांस इन्फॉर्म किया था कि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करने वाले हैं, और चाइना ने उस वक्त कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं की थी। उसके अलावा चाइना अपने साइड पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर चुकी है, और ये कंस्ट्रक्शन इंडिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी क्या है, इंडिया पे के जो ये स्टैंड ऑफ है केवल प्रेशर टैक्टिक है चाइना की तरफ से। दूसरी चीज़ क्या है कि चाइना कंटिन्यूसली लाइंस को चेंज करता रहता है। ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना की हिस्ट्री है जहाँ पर वो LAC की लाइंस को चेंज करता रहता है। फॉर एग्जांपल 1950 में ये लाइन जो है इसने वेस्टवर्ड मूव करनी शुरू कर दी थी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लाइन है, इसको वेस्टवर्ड मूव करते करते इंडिया की तरफ ये लेता आ रहा है। 2002 में जब मैप एक्सचेंज किए गए थे, तब एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग्स में तब भी चाइना ने क्लेम लाइन को शो किया था वेस्टर्न सेक्टर में, जो उसकी खुद की 1962 की ग्राउंड लाइन से डिफरेंट थी। सिमिलरली 2007 में जो चाइना का परसेप्शन था देप्संग बॉर्डर पर लद्दाख सेक्टर में और सिक्किम के अंदर, वो बहुत जगह जो है चेंज होता हुआ नजर आया है। 2017 में भी चाइना यूनिलेटरली चाहता था कि वो बाउंड्री और ट्राई जंक्शन जो भूटान के साथ था इंडिया का, वहाँ पे उनमें चेंजेस ला सके, और इसी वजह से हमारा डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था। 2006 तक चाइनीज़ जो ट्रूप्स हैं वो काफ़ी जो है पीछे पोजीशन थे LAC के। कुछ जगह पर वो आईबॉल टू आईबॉल जो है पोजीशन थे इंडिया के आसपास, बट 2007 के बाद जो है हमने ये देखा है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना ज़्यादा कर लिया था कि अब वो LAC के बहुत पास आकर के पोजीशनिंग को करते हैं या गार्डिंग करते हैं, और इसी वजह से हमारे स्टैंड ऑफ्स और छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। उसके साथ साथ हमारी जो बायलैटरल और मिलिट्री रिलेशन है वो 2007 से हम देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट आया है। तो एक तरफ ऑन ग्राउंड LAC में वो हमारे क्लोज वो मूव होते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी बायलैटरल जो मिलिट्री एंगेजमेंट है वो बढ़ा है। एनुअल डायलॉग्स होते हैं, जॉइंट ट्रेनिंग होती है मिलिट्री की, पेट्रोल फेस ऑफ जो है रिजॉल्व हो जाते हैं, उनके लिए जो है एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं लोकल लेवल से लेकर के कमांडर लेवल तक की। इससे पहले डोकलाम से 30 साल पहले एक और जो है स्टैंड ऑफ हुआ था काफ़ी बड़ा, जिसका नाम है सुमदोरोंग चू इंसिडेंट। यहाँ पे भी जो है 5000 के आसपास जो है ब्रिगेड साइड ट्रूप LAC के आसपास खड़े कर दिए गए थे, बट उस वक्त भी कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई थी दोनों के बीच में, और बाद में जो है पीसफुली ये रिजॉल्व हो गया था, जैसे डोकलाम का रिजॉल्व हुआ था।
उसके बाद जो है बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया और चाइना के बीच में 1993 में, जिसने जो है ट्रूप्स को की नंबर को लिमिट करना शुरू कर दिया है। और म्यूचुअल अप्रेजल्स होते हैं, अगर कोई भी नंबर चेंज होता है LAC के पास ट्रूप डिप्लॉयमेंट का, तो दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को इन्फॉर्म करती हैं। लद्दाख में भी जो रिपोर्ट है ये है कि अभी फ़िलहाल जो स्टैंड ऑफ चल रहा है ऑलमोस्ट 13 से ऑलमोस्ट जो है आपका 25 दिन होने को आ रहे हैं स्टैंड ऑफ को लेकर के अनऑफिशियली। तो यहाँ पे जो है ब्रिगेड साइज फोर्सेस जो है दोनों कंट्रीज़ ने मॉप अप कर लिए हैं, खड़ी कर दी हैं अपनी LAC के पास। अभी प्रॉब्लम क्या है कि जब भी डिस्प्यूट होती हैं तो उनको पीसफुली सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है हॉटलाइंस हैं। मतलब जो भी डिस्प्यूट है, अगर मान लीजिए LAC को लेकर के कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास डायरेक्ट नंबर है कि हम एक दूसरे के कमांडर्स को कॉल कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब भी चाइना की तरफ से ट्रांसलेशन होता है तो चाइना जो है हॉटलाइन को आंसर ही नहीं करती। ऐसा कई बार हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जब 2013 में स्टैंड ऑफ हुआ था देपसांग का और चुमार का, वहाँ पे प्रेसिडेंट जी जिनपिंग उस वक्त इंडिया के अंदर थे और लोकल चाइनीज़ कमांडर ने हॉटलाइन को पिक ही नहीं किया था। ऐसे ही अभी भी पॉसिबल है कि फ़िलहाल में भी जो है इंडिया ने हॉटलाइन नंबर को डायल किया हो और चाइना ने उसको रिस्पॉन्ड ही ना किया हो। अब इसका रिजल्ट क्या होगा स्टैंड ऑफ का? लाइकली ये है कि रिजॉल्व हो जाएगा पीसफुली, क्योंकि कन्वेंशनल स्ट्रेंथ है दोनों साइड में और स्क्रिमिशेस जो है ऐसे होंगे कि स्टेलमेट ही होना है। दोनों कंट्रीज़ की जो आर्मी है काफ़ी स्ट्रांग है और कोई भी जो है ज़्यादा लीड नहीं ले सकता। अगर चाइना की बात करें तो चाइना के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बट अगर कोई अटैक लॉन्च करती है इंडिया के ऊपर तो चाइना की जो बेसिस हैं वो एक हायर ऑल्टीट्यूड पर बेसिस हैं। ऐसे में उसकी जो एयरफोर्स है उसको जो है बैड वेदर वगैरह फेस करना पड़ेगा, जबकि इंडिया के जो बेसिस हैं एयरफोर्स के वो सब प्लेन्स पे स्थित हैं। तो इंडिया ज़्यादा आसानी से एयर बेसिस को डिप्लॉय कर सकती है और एयरफोर्स को डिप्लॉय करके स्टैंड ऑफ को रिमूव करने की कोशिश कर सकती है। तो इसीलिए जो फाइनल रिजल्ट आना है वो स्टेलमेट का आएगा। कोई भी साइड जो है एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा बढ़त नहीं ले पाएगी। चाइना को कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाला। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना जो कुछ भी गेन नहीं कर पाएगी, बट लूज़ करने के लिए चाइना के पास बहुत ज़्यादा है। चाइना इस बात से अवेयर है कि वो इंडिया कोई पुश नहीं कर सकती कि इंडिया जो है स्ट्रैटेजिक अलायंस कर ले USA के साथ। इससे क्या होगा कि बैलेंस ऑफ पावर चाइना के अगेंस्ट टिल्ट हो जाएगा। अभी जो करंट क्राइसिस है उसका इम्पैक्ट जो है लॉन्ग लास्टिंग होगा, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा। दोनों साइड में परमानेंट डिप्लॉयमेंट देखा जाएगा कि हम LAC पे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होने लगेगा ट्रूप्स का। उसके साथ साथ जो ट्रस्ट एग्रीमेंट्स हैं जो हमने इतने सालों में बिल्ट हुए हैं वो ब्रेक डाउन होंगे और अभी जो पीस है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगेगी और इंडिया का जो स्टैंड है वो हार्डन होने लगेगा चाइना की तरफ। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।